तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही, 93 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदान करने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। गुजरात में दूसरे चरण के रण के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है सुबह 8 बजे से। बिल्कुल, तो दूसरे चरण के मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है। वोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं। कई बड़े चेहरे दूसरे चरण में हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा, जिसमें कि भूपेंद्र पटेल भी हैं और अल्पेश ठाकोर भी है बीजेपी से, हार्दिक पटेल भी हैं। कई ये बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। योगेश पटेल, शंकर चौधरी, इसके अलावा दिलीप कुमार ठाकुर, इतना ही नहीं ऋषिकेश भाई, रमन लाल वोरा, शैलेश परमार, कांग्रेस के जो नेता हैं। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला जनता करेगी दूसरे चरण में। और आज कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और वोटर्स पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर वोटर्स पहुंच रहे हैं। 1 घंटा अभी पूरा हो गया है, दूसरे चरण के लिए वोटिंग अभी जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। सुबह सुबह उन्होंने वोटर से एक बार फिर से अपील की है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पसंद की सरकार चुनिए। लेकिन इन सब के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए निकले हैं। उनके काफिले के निकलने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनका जो कॉन्वॉय है वो निकला है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए निकले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोटिंग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जुनेजा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, एस चन्नी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, शान खान नेता कांग्रेस के मौजूद हैं, रमेश भट्ट हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है मॉडल वर्सेस मॉडल की लड़ाई, एक मॉडल की लड़ाई है और इस मॉडल में अगर बीजेपी को कामयाबी मिली तो 2024 का रास्ता आसान हो सकता है। देखिए, इस चुनाव का कुंदन जी ये सबसे बड़ा महत्व है कि इस चुनाव में बीजेपी जीतती है तो ये परंपरा ट्रेडिशनली वो जीत रही है, ये है। लेकिन हारती है तब तो फिर बहुत बड़ा इसका मैसेज जाता है, या फिर उस पहले से खराब परफॉर्मेंस होता है तब भी उसका एक मैसेज जाता है। तो गुजरात के चुनाव का 2024 के ख्याल से विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है और मैं ये मानता हूँ बीजेपी जीत जाती है तो ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएगी, लेकिन हारती है तो नई ट्रेडिशन पैदा होगी, ये इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस चुनाव में कांटे की लड़ाई है, अभी कुछ जीत हार के बारे में बोलना मुनासिब नहीं है। आज वोटिंग चल रही है तो मगर आम आदमी पार्टी की जो मौजूदगी है वो मौजूदगी कितना वोट प्रतिशत वो हासिल करती है, किन इलाकों में करती है और उससे कांग्रेस और बीजेपी में किसको ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि गुजरात में कई सीटें, करीब 37-38 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि 5000 से कम वोटों पर फैसला हुआ था। तो ऐसी सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से असर पड़ा इधर या उधर तो कोई अभी आकलन करने की स्थिति में नहीं है कि फाइनल फिगर क्या होगा। इसीलिए ये बहुत कौतूहल है और ये देखना पड़ेगा। वोटिंग परसेंटेज का गिरना निश्चित रूप से सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि जब जब वोटिंग परसेंटेज गिरे हैं पिछले चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी हैं। जी रमेश भट्ट, हमें बताइए कि अगले साल तो सेमीफाइनल हो जाएगा क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव होगा, लेकिन इस बार हम कहें कि संकेत तो मिल जाएगा 24 के लिए। देखिए, ये बात सही है कि हर चुनाव जो है एक मैसेज देता है, लेकिन अभी तक का जो रुझान दिख रहा है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि एक सोच इसकी ये भी निकल कर आती है कि नाराज लोगों ने ये सोचा कि हम बीजेपी से नाराज जरूर है लेकिन बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, तो इसलिए घर में बैठना ज्यादा सही है। लेकिन एक बात मैं जो यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो अभी तक मैं आपके पहले पैनलिस्ट से बात कर रहा था आम आदमी पार्टी को लेकर, कि आम आदमी पार्टी ने अपने बस को बहुत एग्रेसिव रखा। यानी वो जो स्ट्रैटेजी को लेकर आई थी कि साहब वो गुजरात में चर्चा का विषय बन जाए, गुजरात में उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाए,
वो ठीक है, वो जितनी भी बात कहें कि हम सरकार में आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, लोग दिल से हमें मान रहे हैं, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन बीजेपी को, अगर कोई बीजेपी के रथ को, मुझे जो लग रहा फ्यूचर में अगर कोई रोकेगा तो वो शख्स जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ही है, क्योंकि जिस तरह की मैनेजमेंट, जिस तरह के बयान। नहीं रमेश भट्ट, आप राहुल गांधी को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? किसको? राहुल गांधी को आखिर इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को इसलिए भी अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी नॉन सीरियस पार्टी मुझे लगती है जब इलेक्शन की बात आती है। जी, आप देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिस राज्य में 27 साल से आप विपक्ष में बैठे हैं, उसको आपने क्यों नहीं चुना? उस राज्य को जहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा मुफीद जगह थी, क्योंकि सत्ता विरोधी रुझान था, 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, कितने सारे फैक्टर्स हैं, प्राइस हाइक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में आप कह रहे हैं साहब बेरोजगारी है, महंगाई है। जहां चुनाव है वहां पर आइए ना, वहां उस, और लोकतंत्र में अगर आप चुनाव नहीं जीतते। देखिए, बीजेपी की एक खास बात है, आप हार्दिक पटेल का एग्जांपल ले लीजिए। आप सोचिए, वो उन्होंने पानी पी पी कर बीजेपी को क्या कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री को भी कहा अगर आपके और मेरे पिताजी को कोई कुछ कह देगा, हम कहेंगे हम सबसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, इससे नहीं करेंगे। वो बीजेपी से चुनाव लड़ने, यानी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का कुछ भी कर सकती है, ये उन्होंने अपने उस पर दिखाया। कांग्रेस पार्टी आप देखिए, आप उनके मैं देखिए, आम आदमी पार्टी ने कम से कम अपने मॉडल को स्थापित तो किया। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन, ठीक है रमेश जी, ठीक है, दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे, वोट डालेंगे, और देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां जबरदस्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ही से गुजरेंगे, वोट डालेंगे थोड़ी ही देर में, अब ज्यादा देर का वक्त नहीं बचा है। और ये देखिए तस्वीर, पीएम मोदी का ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव को देखते हुए पहले ही जो सुरक्षा का इंतजाम है वो कड़े किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर और भी ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहा है न्यूज इंडिया वो तस्वीर, और यहाँ पर थोड़ी ही देर में पीएम मोदी की भी गाड़ी नजर आएगी आपको। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचकर वोट डालेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। एसएस चन्नी जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस बार देखिए, क्योंकि वोट के परसेंटेज में गिरावट देखी गई है और फर्स्ट फेज का जो वोटिंग था वो खत्म हो गया है, और पिछले सालों के कंपैरिजन में हमने देखा कि वोट प्रतिशत थोड़े से कम हुए हैं। इसका सीधा असर अभी मौजूदा पार्टी पर यानी कि बीजेपी पर पड़ेगा। ये अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बता रहे थे। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? अब भी कॉन्फिडेंस में है बीजेपी? बिल्कुल चारू जी, मैं आपको बताता हूँ और मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ कि जो हमारे 100% तो कभी भी लोग किसी पार्टी के साथ नहीं होते, और उसमें से जो लोगों को मालूम है कि बीजेपी पार्टी ही देश के लिए असली पार्टी है और देश के हित को आगे रख के, खास करके जो गुजरात है उसका ये रोल, हमारा जो मॉडल बना है सारे देश के लिए, वो गुजरात का मॉडल है। और जो गुजरात ने तरक्की की है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, वो इवन जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी 37% गुजरात में आई। तो जो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो हुई है, और इतनी बढ़िया सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन हमने दी है। इस 27 साल में गुजरात में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, और अगर पीस है तो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट है तो सारा सभी कुछ है उसमें। नहीं, चन्नी साहब, अंशिका ने यह जानने की कोशिश की आपसे कि वोटर्स उदासीन क्यों हैं, वोटर क्यों नहीं उतनी संख्या में निकल के सामने आ रहे हैं? पिछले बार के मुकाबले फर्स्ट फेज में हमने देखा 7% से 10% के आसपास तक कहा गया कि कई इलाकों में वोटिंग कम हुई है। इसके पीछे की वजह बीजेपी क्या आंक रही है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये तो लोगों का अधिकार है, किसी ने वोट डालनी है, किसी ने नहीं डालनी। उसके लिए हाँ, आप किसी को क्या मोरबी का मुद्दा जो लोगों ने देखा, मोरबी में जो हादसा हुआ, उससे उसका इफेक्ट आपको लग रहा है पड़ा इस बार? उससे नाराज है जनता आपसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि जो मोरबी का मुद्दा है वो एक फर्म को जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसकी वजह से वो उन्होंने सही से काम नहीं किया और वो ट्रेजेडी हुई।
वो तो बहुत जो दुर्घटना है बहुत मंदभागी है, पर उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम पूरा उसके जो जितनी गहराई में जाके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसको हम इंश्योर करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सभी की। तो हादसे हो जाते हैं और उसमें नालायकी भी होती है, लोगों की सभी कुछ होता है। तो उसके लिए हम पार्टी नहीं है किसी से, मैं ये कहना चाहता हूँ। वी आर नॉट हैंड्स इन ग्लव। तो हम जितना जो भी उसका एक्शन है होगा, जरूर होगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जो पिछले चरण में हम वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे मेरे भाई, वो बहुत गुस्से में आ रहे थे। ठीक है, मैं आपको ठीक है, बताता हूं। इसका जवाब आप दीजिएगा। शंकर सिंह वाघेला का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुना देते हैं। जो ज्यादा गालियां देता है, सबसे बड़ी गालियां देता है मोदी जी को, उसकी होड़ लगी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मार्केटिंग मीडिया वाले हैं ना, वो सामने वाली बात छोड़कर आधी बात जो होती है ना, वो रखकर इनमें इनको मार्केटिंग का मौका मिल जाता है। जैसे कहीं किसी ने प्रियंका जी ने कुछ बोल दिया तो फिर अपने लिए फिट कर देना, सोनिया गांधी जी ने कहीं बोल दिया कि मौत के सौदागर अपने आप को बोल दिया। ये जो चीज़ें हैं ना, वो बीजेपी को शोभा नहीं देता है। बट अब बात में बवंडर करना कुछ नहीं है, उसमें से खड़ा करना खुद के लिए, सिंपैथी के लिए। गालियाँ कौन देता है? एक बताइए, कौन गालियाँ देता है और क्यों देता है? गालियाँ देता है तो हर एक नागरिक को जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन का राइट है। अपने आप में ऐसा नहीं करना कि मेरे को बहुत गालियाँ खाता है और मेरी पाचन शक्ति बन जाती है। तो बिल्कुल नौटंकी है, बिलो स्टैंडर्ड लीडरशिप है पूरे देश की है, जिनको कोई पता नहीं कि प्रधानमंत्री पद क्या है। गालियाँ खाने वाला पद नहीं है, देश की शोभा का पद है। दुनिया पूरा विश्व हिंदुस्तान के सामने देख रहा है। इसमें से बिलो स्टैंडर्ड लीडरशिप जो आज 8 साल से दिल्ली। चलिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की तस्वीरें देखिए। भूपेंद्र पटेल दरअसल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और वोटिंग करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट डालेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए। तो गुजरात में सेकेंड फेज की जो वोटिंग है वो लगातार जारी है और भूपेंद्र पटेल की किस्मत दांव पर है। अहमदाबाद के घाटलोडिया सीट से चुनावी मैदान में है, तो वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी अहमदाबाद की ही सीट से, विरमगाम सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, भूपेंद्र पटेल एक तरफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप देख रहे हैं, जहां पीएम मोदी थोड़ी ही देर में बस अब पहुंच जाएंगे और यहां पर पोलिंग स्टेशन पहुंचकर वोट डालेंगे। और भूपेंद्र पटेल ने देखिए वोट डाल दिया है और ये दिखा रहे हैं चिन्ह अपनी उंगली पर, जो निशान लगाया जाता है वोट डालने के बाद, वो दिखाते नजर आ रहे हैं भूपेंद्र पटेल। चन्नी साहब हमारे साथ मौजूद है। चन्नी साहब, आप इस पर एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं मैं। हम मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे चुनाव में तो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई देता रहा और प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ते रहे, क्या वजह रही? इसके प्रधानमंत्री हैं, पर जहां पार्टी का मसला आता है तो वो पार्टी के एक वर्कर है और हम वो जो हमारे वर्कर हैं, हमारी एक पार्टी में किसी का कोई औहदा नहीं होता। पार्टी में सभी एक साथ होते हैं। मैं अभी बहुत अच्छे से जानता हूं और उसमें चाहे अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे भूपेंद्र भाई पटेल जी हों, सभी एक परिवार के मेंबर हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। और खास करके जब प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं तो उनका इमोशनल टच और भी बढ़ सकता है, बढ़ा हुआ है। और कहीं भी इलेक्शन हो, हम बहुत जिंद जान से आगे आके इलेक्शन लड़ते हैं और इसको प्रेसेस बना के लड़ते हैं। प्रेसेस इसके लिए है कि हमने बहुत कुछ किया है और अनफॉर्चुनेटली क्या है, बदकिस्मती से, कि जो दूसरी पार्टियां, हम चाहे कांग्रेस ले लो, वो तो पता नहीं कहाँ है। मेरे को ये खैर इनका अंदरूनी मामला है। मतलब अगर भारत जोड़ो की बात करते हैं, जो कि भारत जुड़ा हुआ है, कहीं डिसइंटेग्रेट नहीं हुआ और उसके लिए भी ये यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा में मेरे को इस चीज की बड़ी हैरानी है कि अगर आपने यात्रा करनी है तो यात्रा में शान खान बहुत मुस्कुरा रहे बहुत देर से। फिलहाल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर मैं लौटता हूं शान खान के पास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पैदल जो है वोटिंग करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जो है, आप लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए उन्हें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में पोलिंग स्टेशन की ओर बढ़ते हुए, हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ऐसा लगा कि पूरा गुजरात चुनाव बीजेपी ने लड़ा। फर्स्ट फेज चाहे की बात हो या फिर सेकेंड फेज की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे और ऐसा लगा कि ये चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। एक तो स्लोगन भी दिया गया कि मैंने गुजरात बनाया है और प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रख करके ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वोटिंग तो जारी है 93 सीटों पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने काफिले अपनी गाड़ी से उतर करके पैदल वॉक करते हुए वो पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और दोनों तरफ उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद में पीएम मोदी आज वोट डालेंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालेंगे अहमदाबाद में ही। इससे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री अभी भूपेंद्र पटेल ने भी वोट डाल दिया है। तो बड़े बड़े चेहरे दूसरे फेज में आप देखेंगे जो यहाँ पर पहुंचेंगे और वोट डालेंगे अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उन्हें देखने के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वो वोट डालने पहुंचे हैं। हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है अहमदाबाद आने का, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो यहाँ के लोगों से वो मिलते जुलते बातचीत भी करते हैं। अपने जनसभा के दौरान और अपने रैलियों के दौरान उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है। कुछ प्रोटोकॉल्स को साइड में रखकर वो बीच में ही छोटे छोटे बच्चों से मिलने चले गए थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं तस्वीर प्रधानमंत्री की, वोट डालने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रमेश भट्ट, ये तो ऐसा लग रहा है छोटा सा रोड शो हो गया ये। रमेश भट्ट, जो हम रोड शो में क्रेज देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, वोटिंग वाले दिन भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है ये प्री प्लान होगा, क्योंकि आपने देखा टॉप एंगल से भी जो शॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब प्री प्लान था कि वहां से वो पैदल चल के जाएंगे वोट डालने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सत्ता विरोधी रुझान के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आके खड़े हो गए। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था उसे प्रो इनकम्बेंसी में बदलने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री 31 रैलीज कर रहे हैं, 3 बड़े रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी बता रही भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रोड शो उन्होंने अहमदाबाद में किया था, 50 किलोमीटर के आसपास का। तो वो जानते हैं कि इस चुनाव का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए, बीजेपी की अंदरूनी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ये बहुत जरूरी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कमजोर ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी सरकार बदल दी गई थी और ये भी सब लोग जानते हैं कि साहब वहां जो भी फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, वो पीएमओ से लिए जाते हैं। और यही कारण है कि इस पूरे चुनाव को उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया और मुझे लगता है कि उसमें बुरा भी क्या है। और जो आप कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा, ऐसा कौन सा चुनाव है कुंदन जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा काम नहीं करता? जितने भी इस चुनाव में भी एक दिलचस्प बात आप देखना, जो मुझे लगता है कि जिज्ञासा भरे माहौल में देखनी चाहिए, कि इस चुनाव में भी जो वुमेन वोटर्स हैं वो तकरीबन जो है, मैं देख रहा था, जो वुमेन उनकी अच्छी खासी तादाद है और 1.22 करोड़ जो इस सेकेंड फेज में वोट करेंगी, 1,22,00,000 महिला वोटर जो हैं। ये बड़ा दिलचस्प देखना होगा इनका रुझान किस ओर होता है और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे 5,96,000 वोटर, उनका रुझान किस तरफ होता है। ठीक है, तो ये रमेश जी, मैं रोक रहा हूं, भूपेंद्र पटेल क्या करें उनको भी सुन लेते हैं। मतदान पूर्ण થયું છે। આજે બીજા તબક્કાનું मतदान શરૂ થયું છે અને શાંતિપૂર્ણ રીતે પહેલા તબક્કાનું मतदान પૂર્ણ થયું। એ જ રીતે આ લોકશાહીના ઉત્સવમાં સૌ ભાગીદાર થઈ અને બીજા તબક્કામાં પણ ઉત્સાહભેર
મતદાન સૌ કરે અને આ લોકશાહીનું પર્વ ખૂબ ધામધૂમથી સૌ ઉજવે. आज गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है. प्रथम चरण के ठीक है, शान खान हमें बताइए कि आप मुस्कुरा रहे थे जब रमेश भट्ट ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस जो है नॉन सीरियस है, और मैं तो रमेश भट्ट को ये कहना चाहता हूं आपकी तरफ से कि देखिए देश जोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है ना. गुजरात में 27 साल नहीं सत्ता में आई कोई बात नहीं, देश जोड़ना इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देश जुड़ा रहे, चुनाव आते जाते रहेंगे. कांग्रेस पार्टी, भाजपा, बसपा, सपा सभी इसी देश में रहेंगे और देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तो चुनाव भी होंगे, चुनाव हारे भी जाएंगे और जीते भी जाएंगे. अभी आपने दिखाया मोदी जी मतदान करने जा रहे हैं, मतदान करने नहीं जा रहे हैं, मोदी जी बाकायदे रोड शो कर रहे हैं. आप जो विजुअल दिखा रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं साफ साफ किस प्रकार से 48 घंटे पहले प्रचार बंद होने के बावजूद आज भाजपा के झंडे और बैनर लेके लोग वहां खड़े हैं और चुनाव आयोग भाजपा की और मोदी जी की चमचागिरी कर रहा है. चुनाव आयोग उन्हें रोक नहीं रहा है, बाकायदे ये प्रचार है, रोड शो है, किंतु हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. पूरा दिन गोदी मीडिया, ये मोदी जी जो है सुबह में क्यों मतदान करने जा रहे हैं, दोपहर में भी जा सकते थे, प्रधानमंत्री हैं, पर ये सुबह में इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि नहीं, कांग्रेस तय करेगी क्या? शान खान साहब, कांग्रेस तय करेगी क्या कि प्रधानमंत्री कब वोट करने जाएंगे? भाई ये तो मैसेज भी होता है लोकतंत्र के लिए कि प्रधानमंत्री देखिए वक्त निकाल करके पैदल चल करके पोलिंग स्टेशन तक जाते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं. इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि सुबह सुबह लोग देखेंगे तो लोग भी वोटिंग करने चले जाएंगे. फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई है. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं. पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानीप क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं और वो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव और पहले के अन्य चुनाव में भी यहीं पर वोट डाला था. ये मतदान केंद्र अहमदाबाद शहर की साबरमती विधानसभा के अंतर्गत आता है और एक विद्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया है जहां पर उन्होंने वोट डाल दिया है. और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की. उन्होंने वोट डाल दिया है और अभी वो निशान भी दिखा रहे हैं वोट डालने के बाद. हालांकि ये कहा जाता है कि पहले मतदान फिर खान पान, और इसी को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं सुबह ही और उन्होंने वोट डाल दिया. नहीं, शान खान कह रहे हैं कि पहले नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, दोपहर में वोट करने जाना चाहिए था. शान खान साहब कहिए. तो प्रधानमंत्री जी सुबह में जो वोट डालने का उसका कारण ये है ताकि ये वीडियो और विजुअल्स आ जाए और पूरा दिन सुपारी लेकर गोदी मीडिया इसको चलाए और भाजपा का प्रचार करे. इसके पीछे कारण ये है. आप ये जो विजुअल सुन तो लीजिए पहले. मानसिकता बदलिए ना खान साहब, मानसिकता मीडिया को लेकर के ऐसी मानसिकता सही नहीं है. गोदी मीडिया को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ ना. आप ईमानदार मीडिया है, मैं तो गोदी मीडिया को बोल रहा हूँ, आपको तो मैंने नहीं कहा. आप तो ईमानदार, आप मुझे कह भी नहीं सकते, लेकिन पूरी मीडिया को लेकर के धारणा ये सही नहीं है. सुन तो लो भैया, सुन तो लो. नहीं सुनना चाहते हो, मुझे नहीं बोलना देना चाहते हो. नहीं, शान खान साहब बोलिए ना. नहीं दे रहे हो, बोलिए. तो ये गोदी मीडिया को सुपारी दी गई है कि पूरा दिन ये वीडियो चला के भाजपा का प्रचार करे. कोई फर्क नहीं पड़ता है. मोदी जी सैकड़ों रोड शो कर ले, भाजपा का डब्बा गोल हो चुका है, भाजपा का तंबू उखड़ चुका है. भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के छोड़े हुए चाटुकार चाहे जितना मोदी जी का बखान कर ले, मोदी जी की प्रशंसा कर ले, पूरी गोदी मीडिया पूरा दिन मोदी जी का गुणगान कर ले, उन्हें शेर बता दे, किंतु गुजरात की जनता मुद्दों पे चुनाव कर रही है, मुद्दों में मतदान कर रही है. चुनाव आयोग मोदी जी की चमचागिरी कर रहा है. ठीक है रमेश भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं. शान खान साहब रुक जाइए. शान खान साहब बाकियों को भी सुन लीजिए. मुझे शान खान साहब बाकियों को भी सुन लीजिए. मुझे तो बोलने दीजिए. आधे घंटे बाद मुझे आपने अवसर दिया है. नहीं, मैंने आधे घंटे बाद आम आदमी पार्टी के पास नहीं जा पाया हूँ सर. 9 बजे से लेकर. शान खान साहब आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. आम आदमी पार्टी तो बोलने दीजिए. नहीं, शान खान साहब आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास भी नहीं जा पाया मैं, लेकिन 10 सेकंड का रिएक्शन रमेश भट्ट की तरफ से, उसके बाद प्रेम कुमार साहब के पास भी जाऊंगा. रमेश भट्ट, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए और उन्हें सही मायने में अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और इलेक्शन स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने चाहिए. आप आज आप टीवी आप छोड़ दीजिए. चलिए मैं प्रथम दृष्टि आपकी बात को मान लेता हूं कि कुछ मीडिया का जो तबका है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता या पत्रकारों को न्यूट्रल लेना चाहिए. लेकिन अब तो सोशल मीडिया का जमाना है साहब.
जी। आप जब जान रहे हैं कि मीडिया का तबका आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाइए। पिछले 5 साल में आपने कितने प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ निकाले? पिछले 5 साल में कौन से बड़े मुद्दे को लेकर आप सड़क से लेकर विधानसभा तक काम रहे? ये सवाल आपको पूछना होगा। आप देश जोड़िए। नहीं रमेश भाई, टीवी डिबेट में मीडिया पर उंगली उठा करके विरोध कर ही रहे ना। चुनाव नहीं जीतेंगे फिर आप चुनाव लड़ क्यों रहे? प्रेम कुमार साहब को मैं देखता हूं सरकार के नीतियों में खामियां निकालते रहते हैं। अच्छी बात है, पत्रकारिता में यही दरअसल पत्रकारिता का धर्म है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जिस आधार पर शान खान कह रहे हैं प्रेम कुमार, क्या एक्सेप्टेबल है कि सुबह में नहीं जाना चाहिए और ये तस्वीरें मीडिया को चलाना नहीं चाहिए? क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये सही है जो आधार शान खान रख रहे हैं? छोटा सा रिएक्शन जी कुंदन जी, आप सही कह रहे हैं कि देखिए मीडिया का उपयोग करना या इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना ये तो कोई भी कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी की रणनीति अगर है कि सुबह में वो निकले ताकि दिन भर चर्चा होती, ये उनकी रणनीति है, इसमें कहीं से गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे गलत दिखाई दे रही है कुंदन जी, वो ये कि वोट देते समय जिस तरह से लोगों की भीड़ चारों तरफ रही वो जुटने दिया गया, ये प्रशासनिक फेल्योर है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये चुनाव प्रचार है। हालांकि बहुत ज्यादा झंडे नहीं दिखे, एक बच्चे के हाथ में झंडा दिखा है और उसको भी मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि झंडा दिखाना वो भी चुनाव के ठीक मतदान केंद्र के बाहर, ये कोई उचित बात नहीं है। तो चुनाव आयोग पर उंगली तो उठेगी कुंदन जी। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जब भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया जाता है सुबह ही, तब नहीं कहते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, क्यों श्याम जी? आपको तब नहीं दिखाई देता है कि गोदी मीडिया जो आप कह रहे हैं, तब आप कुछ नहीं कहते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा हम दिखाते हैं, और जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल रहे हैं वो हमने दिखा दिया तो गोदी मीडिया हो गया? मुझसे सवाल है। हाँ प्रेम जी। मैं देखिए, निश्चित ये तो मीडिया का काम है। प्रधानमंत्री वोट देने जाएंगे तो वो नहीं दिखाया जाएगा तो क्या दिखाए? सारे प्रोमिनेंट लोगों का दिखाया जाता है। मैंने पहले भी कहा ये बीजेपी की रणनीति है, तो रणनीति को दूसरी पार्टियां भी बनाती हैं। ये कोई आलोचना का विषय नहीं है कि सुबह गए तो मीडिया ने उसको कवर क्यों किया। आलोचना का विषय कहीं नीतिगत तौर पर आचार संहिता का अगर कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो वो हो सकता है। और जहां तक मीडिया का सवाल है, निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो ये शिकायत हो सकती है कि कम या ज्यादा, लेकिन जिस किसी दिन भी महत्वपूर्ण बात वो बोलते हैं या करते हैं तो मीडिया दिखाती है। अगर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस दिन वो आदिवासी और वनवासी का सवाल उठाते हैं तो मीडिया उनको दिखाता है। अगर सावरकर जी का जन्मदिन है और उसी दिन वो सावरकर पर कुछ बोलते हैं तो उससे जुड़े राजनीतिक विमर्श को मीडिया दिखाता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को नहीं दिखाता है। ठीक है पुनीत जुनेजा साहब, रमेश भट्ट ने चर्चा की शुरुआत में कहा कि रिप्लेस अगर कोई गुजरात में और बाकी जगह पर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। आखिर क्यों ऐसा असेस किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी आखिर ऐसा क्या कर रही है जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है? गुजरात एक ऐसा क्लासिक एग्जांपल है जहां 27 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी रूलिंग पक्ष के लिए तो है ही, उसके अलावा ऑपोजिशन के लिए भी है। अगर यहाँ पे 27 साल से रूलिंग पक्ष में भारतीय जनता पार्टी रहते हुए उन्होंने जो विकास करने चाहिए थे, जो दावे किए विकास के, वैसे विकास नहीं हुए, तो उसके सामने कांग्रेस ने भी जो अपोजिशन में रोल निभाना चाहिए था, जब पेपर फूटते थे, 14 पेपर फूटते थे, कांग्रेस की तरफ से कोई ज्यादा खास प्रतिक्रिया नहीं आती थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं होते थे। जब यहाँ पे महंगाई बढ़ती गई, इलेक्शन परसेंटेज का आप ले सकते हैं, नहीं आई। यहाँ पे जब स्कूल बंद हुए तो वो मुद्दे कांग्रेस ने नहीं उठाए। यहाँ पे क्लासरूम्स की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, सरकारी कर्मचारियों की कमी थी। अब आप देखिए 2021 के बाद क्या हुआ। आम आदमी पार्टी ने जब अपने यहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़े, उसके बाद एक लोगों के साथ उनका एक कनेक्ट बनता गया। उन्होंने प्रोटेस्ट किए। हमारे लीडर्स 13 दिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में रखा क्योंकि उन्होंने पेपर फूटने के लिए प्रोटेस्ट किया। तो आज सिचुएशन ऐसी आ गई, आज तक कांग्रेस के लीडर्स कोई भी इतने 27 साल में प्रोटेस्ट करने के लिए जेल में भी नहीं गए, और वो भी 13 दिन के लिए। तो ये जो चीज है वो लोगों ने देखी है कि एज अ यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा, जैसे अगर मैं थोड़ा लाइटली कहूँ तो जब भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, तो मैं भी मानता हूँ डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरा कांग्रेस का है, और एक दूसरे को धक्का मार के इतने सालों से ये सरकार चलाए जा रहे हैं।
जहां पे उनको कमी आती है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में से ले लेते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं अभी जैसे लाइन लगी हुई थी कांग्रेस की अभी भी जाने के लिए, तो लगा नहीं आम आदमी पार्टी क्या करती है। 4.63 वोट परसेंटेज का मैं अपडेट दे दूं कृतज्ञ जी। 4.63% तक अभी वोटिंग प्रेम हो कुमार चुका है। जी, ठीक है, आप अपडेट दे रहे हैं। मैं एक अपडेट दे रहा हूं खबर के हिसाब से। वो ये कि अभी तक जो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रतिशत का 9 बजे तक का आंकड़ा दिया है, गुजरात में 4.63% का आंकड़ा है। 9 बजे तक वोटिंग हुई है। इसके बाद कुछ उपचुनाव के, जैसे मैनपुरी लोकसभा चुनाव है, वहां उपचुनाव है, वहां 7.08% वोट पड़े हैं। बिहार के में 11% मतदान हुआ है अभी तक, 9 बजे का आंकड़ा है। उड़ीसा में जो उपचुनाव हो रहे हैं 8.5%, और राजस्थान में जो उपचुनाव हो रहे हैं 5.27%, और उत्तर प्रदेश के जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये रामपुर में 3.97% और खतौली में 6.9% का ये चुनाव प्रतिशत है। इसमें कुंदन जी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बाई इलेक्शन से कंपेयर करें तो गुजरात में 4.63% चुनाव होना फर्स्ट 1 घंटे में ये काफ़ी कम प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम है, 3.97% और 6.9% का, लेकिन हाँ मैनपुरी में थोड़ा सा ज़्यादा है, 7% का। बाकी जगहों पर खास करके बिहार में 11% मतदान है। तो ये बता रहा है कि गुजरात में चुनाव का प्रतिशत कम होने का ट्रेंड बना हुआ है। दूसरे फेज में भी 1 घंटे का जहां तक सवाल है जी। नहीं, लेकिन आपको प्रेम कुमार जी शान खान को सुनना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि आराम से खाना पीना नाश्ता पानी करके जाइए साहब, तो वोट कीजिए, शायद वो वोटर सुन गए। रमेश भट्ट साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। चुनावी मैनेजमेंट, जो बूथ मैनेजमेंट कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हम उसकी बानगी कल हमने देखा, वो बानगी देखी हमने। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं कर पाए, वोट नहीं कर पाए क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। अब मुझे लगता है कि जो चुनावी व्यवस्था हमने देखी है कि भाई वोटर्स तक ये पर्चियां पहुंच जाती है कि भाई इस बूथ पर है, इस वक्त चले जाइए आप वोट कर लीजिए, पर्चियां पहुंच जाती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को ये पता नहीं कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है या नहीं है, उनके पास पर्ची नहीं पहुंची। वो जब पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि भाई मेरा नाम ही नहीं है। क्या ये बानगी, क्या ये दिखाने के लिए काफी है? कितना सीरियस आपसे मैं फिर से सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नॉन सीरियस आपने कहा कांग्रेस को कि नॉन सीरियस पार्टी है चुनाव को लेकर के, तो क्या ये नॉन सीरियसनेस दिल्ली में तो हमने देखा, गुजरात में भी दिख रहा है क्या आपको? देखिए, मैं नॉन सीरियस इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह का माहौल आज चुनाव में बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है, जो बस क्रिएट किया जाता है, जो चुनावी माहौल बनाया जाता है, उसे क्रिएट करने में कांग्रेस हमेशा जितने भी इलेक्शन में देखता है उसमें पीछे रह रही है। बहरहाल वो उनकी इंटरनल स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपने खुद दिल्ली का एग्जांपल दे दिया कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को यही पता नहीं है कि जिस बूथ पे मुझे वोट देने जाना है मेरा नाम है या नहीं है, वो उनको सोचना है, उनकी पार्टी को सोचना है। एक फैक्टर पे मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, वो है थर्ड फैक्टर जो है, क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है या तीसरी पार्टी के लिए गुजरात में जगह है या नहीं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें कुंदन, तो 1975 में चिन्मय भाई पटेल ने एक किसान मजदूर लोक पक्ष बनाया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपके शंकर सिंह बघेला साहब ने ट्राई किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बघेला साहब ने ट्राई किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये दिलचस्प देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपने फुटप्रिंट्स जो है वो गुजरात में रख पाती है नहीं। मैंने जो पहली बात कही उसी पे मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। आपने देखा होगा गुजरात के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी, जो बड़े स्टार कैंपेनर थे, उन्होंने कहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया। और हर जगह वो कहते रहे कि साहब आम आदमी पार्टी हमारे साथ चुनावी लड़ाई में नहीं है। लेकिन वो कोच किसको रहे थे? उस कांग्रेस पार्टी को जो 27 साल से सत्ता से बाहर थी। अरे जो 27 साल से बाहर है उसकी क्या खामियां निकालोगे आप? वो तो 27 साल से सत्ता में है ही नहीं। बीजेपी ने अपना एजेंडा भी नहीं बताया कि हम किसके नाम पे वोट लड़ रहे हैं। सिर्फ जो हमेशा से चला आया है गुजराती प्राइड या दूसरे पार्टियों ने प्राइम मिनिस्टर को ये सब बोल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल का एजेंडा, अस्पताल का एजेंडा, वुमेन एम्पावरमेंट का एजेंडा, बिजली पानी सड़क का एजेंडा जो बीजेपी ने रखा है, जहां जहां वो, चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, क्योंकि बीजेपी ये जानती है अगर इनकी 10 सीटें भी आ गई आम आदमी पार्टी की, तो अगले 5 साल ये बहुत मुश्किल पैदा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोचिए कुंदन, जिनको सीबीआई से तलब होने के लिए नोटिस जाता है, वो राजघाट से लेके सीबीआई दफ्तर तक मेरा रंदे बसंती छोटा पूरा एजुकेशन निकाल के चले जाते हैं। ठीक है रमेश जी। शान खान, मेरा सवाल आपसे है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा?
मैं कांग्रेस पार्टी का चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ और विधायक भी नहीं हूँ। हम एक कोई संसदीय चेहरा तो लोकतांत्रिक होगा देश में जिसके रहते चेहरे हैं। पर आप लड़ रहे होंगे। सुन तो लीजिए, पहले पूरा उत्तर तो सुन लीजिए। हाँ। लीजिए पहले आप अधीरे हो जाते हैं। बताइए बताइए, आप बताइए। ना मैंने चुनाव लड़ा है, ना मैं विधायक हूँ। हम एक संसदीय लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। विधायक चुनकर आएंगे, वो विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। 8 के बाद आपको पता चल जाएगा मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। ठीक है, हमें रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। न्यूज इंडिया हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। तो दूसरे चरण का संग्राम जारी है। 93 सीटों पर वोटिंग चल रही है और आपको अपडेट दे देते हैं। गुजरात में सुबह 9 बजे तक 4.63% वोटिंग हुई है। ये स्वस्थ वोटिंग की रफ्तार आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर इससे थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा सामने आया है। अहमदाबाद में 9 बजे तक 4.2% वोटिंग हुई है। आनंद में 4.9% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। गांधीनगर में सुबह 9 बजे तक 7.05% वोटिंग हुई है। तो ये वोट परसेंटेज है अब तक के जो हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे में कहां पर कितना वोट हुआ है। मेहुल झाला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। अहमदाबाद में कई बड़े दिग्गज पहुंचेंगे और वोट डालेंगे। इस वक्त कैसा उत्साह है वोटर्स में वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि निशान पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोटिंग किया है। उसके बाद वो तकरीबन 500 से 700 मीटर की दूरी पर उनके जो बड़े भाई हैं सोमा भाई पटेल, उनके घर आए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली 5-7 मिनट पहले ही उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी से मिलने आए हैं। ये तकरीबन 10 साल के बाद पहला मौका है कि प्रधानमंत्री खुद पैदल चलकर उनके भाई के घर आए हैं। इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब एक बार आए थे। पीढ़ी एक जो है एक बड़ी हो गई है। जिन्होंने अब तक नाम सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 10 साल के बाद वो पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए। मैं आपको भीड़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो सोमेश्वर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, रानी का इलाका जो निशान पब्लिक स्कूल के ठीक पीछे के हिस्से में है और तकरीबन वोटिंग बूथ से 500-700 मीटर की दूरी पर है। लोग जो है यहाँ जमा हुए हैं। पूरे गलियारों में लोग अपने छत और चौबारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने को बेताब थे। उनको ये दीदार हो गए कि प्रधानमंत्री पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं। जिस तरह से देख रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सारे लोग अपने अपने हाथ में मोबाइल लेकर खड़े हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने करीब से वो देख पाए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ देखा था? हाँ, एक बार देखा था खाली। कब आखिरी बार कब देखा था यहाँ जब आए थे? ऐसा याद नहीं है पर देखा था सर, एक बार देखा है मैंने। कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव वोटिंग की बहुत बढ़िया है, चल रहा है अच्छा। वोटिंग किया? वोटिंग अभी कहाँ किया, करना है जाके। कहाँ है आपका बूथ? इसमें निशान में सामने है ना, ये निशान स्कूल। निशान स्कूल प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ वोट डाला? हाँ, वही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ वोट डाला, इनकी बुजुर्ग की वोटिंग वहीं पर है, पर अभी तक वो वोट करने नहीं गए हैं। शायद ये आप देखिए दरवाजा खुला है, पर प्रधानमंत्री मोदी फिर से उनके साथ सोमा भाई के साथ और उनके परिवार के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बहन जी इस तरफ आइए, आप बताएंगे, आप बताइए किस तरह से इससे पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी की झलक देखी हो? हाँ, एक बार 10 साल के पहले बोले, 10 साल से पहले बोले देखी है इस मोदी की झलक हमने यहाँ पे। अब की बार आए, आपको दर्शन हुए प्रधानमंत्री? नहीं हुआ, अभी तो निकलेंगे तभी दर्शन करके फिर बाद में हम वोट डालने जाएंगे। आप बताइए। 10 पहली बार जो है आज 10 वर्ष। हाँ, 10 वर्ष पहली बार जो है आज। 10 साल में पहली बार देखा? हाँ, पहले। इससे पहले देखे थे 10 साल पहले? ना। ठीक है मेहुल, टीवियों में जो बिल्कुल ठीक है। लोग टीवी में देखते हैं, टीवी में नरेंद्र भाई को उनके दर्शन होते हैं, पर ये पहली बार हो रहा है कि एक जो महिला थी उन्होंने बताया कि 10 साल के बाद उन्होंने पहली बार देखा है। बाकी जो लोग हैं वो अपने कामकाजी महिला होने के तस्वीरें अगर वहां पर आती है प्रधानमंत्री की, तो गुजरात की रण की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े भाई से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं
वोटिंग किया है उन्होंने निशान पब्लिक स्कूल में, और वहां से वो पैदल चलते हुए अपने बड़े भाई के घर में पहुंचे हैं। ये परिवार के साथ मुलाकात इस वक्त चल रही है और वहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लेकिन रमेश भट्ट, ये बताइए कि तमाम मुद्दे हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा। स्थानीय मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें तो उसकी चर्चा कम हुई, रावण की चर्चा ज्यादा हो गई, औकात की चर्चा ज्यादा हो गई, भस्मासुर की चर्चा ज्यादा हो गई। इसलिए लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा क्या वोटिंग को लेकर के, या इंटरेस्ट हम देखेंगे फाइनल आंकड़े जो आते हैं, लेकिन फिलहाल वोटिंग की रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप शिमला से लेके सूरत तक की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये जो अर्बन अपैथी है, खासकर वोटरों की, हम मानते हैं कि मिडिल क्लास लोग, पढ़े लिखे लोग, जो अर्बनाइज्ड लोग हैं, जो ज्यादा समझदार हैं, अगर वो वोट देने नहीं जा रही है, लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। आप वोट किसी को भी दें, जब आपके पास नोटा का विकल्प है, फिर भी अगर आप वोट देने नहीं जा रहे हैं तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। खासकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर मत प्रतिशत गिरता है तो ये हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। दूसरी बात जो आपने कहा कि साहब, हमेशा गुजरात के इलेक्शन को, मुझे याद है 2007 का इलेक्शन मौत का सौदागर, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में नीच व्यक्ति, उसके बाद अभी रावण, या आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनका इस्तेमाल करना, इन्हीं का फायदा उठाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे कैंपेन का मोड ही चेंज कर दिया। यानी आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि 5 साल में आपने गुजरात में क्या किया। बिल्कुल, आपको ये सिर्फ कहना है कि साहब, गुजरात के लाडले का या गुजरात से निकला व्यक्ति जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उसका अपमान हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स बीजेपी को हमेशा से सूट करती आई है। अगर उसे मौका मिल रहा है तो वो जरूर इसको बुनाएगी, जैसा मैं देख रहा हूँ। मगर जो मैं थोड़ा सा इस पे दिलचस्पी रख रहा हूँ कि वुमेन वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स का रुझान क्या रहता है, जाहिर है रिजल्ट आने के बाद हमें इसका एनालिसिस करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो लोग नहीं निकले हैं वोट करने के लिए, जाहिर है वो गवर्नेंस के स्तर पे नाराज है, जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उससे नाराज है। और आप सोचिए कुंदन, जिस गुजरात मॉडल को सामने लाकर आगे बढ़ाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, उस गुजरात मॉडल को लेकर अब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने क्वेश्चन करना शुरू किया साहब कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में गुजरात ऊपर है, लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में, हेल्थ फैसिलिटीज, क्वालिटी एजुकेशन के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में, तो यहाँ तो गुजरात एक एवरेज राज्य के रूप में आ जाता है। अब आने वाले समय में जैसे कांग्रेस कहती साहब हमारा राजस्थान मॉडल देखो, छत्तीसगढ़ मॉडल देखो, केजरीवाल कहते मेरा दिल्ली मॉडल देखो, तीसरी बार बीजेपी कहती है हमारा गुजरात मॉडल देखो। देखिए, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि राजनीतिक दलों, ठीक है, लेकिन कांग्रेस किस मॉडल की बात करती रही, ये भी जानना बेहद जरूरी है। रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा निकल कर के सामने नहीं आया है। वोटर्स फिलहाल घर में हैं, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे और उम्मीद कीजिए कि पिछले बार के वोटर टर्नआउट से बेहतर आंकड़ा सेकेंड फेज में 93 सीटों पर देखने को मिलेगा। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुंदन, और ऐसे में देखिए अभी तक कितने प्रतिशत तक वोट हुए ये भी हमने आपको बताया, और साथ ही लगातार जो प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो भी आपको सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।